नमस्कार। आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की एक बहुत ही खास किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और आइजैक्सन को तो कई लोग जानते हैं। उन्होंने स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, दा विंची इन सब पर लिखा है। बिल्कुल, वो महान लोगों की जीवनियां लिखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन की ये जीवनी कुछ अलग मानी जाती है, शायद सबसे सबसे मुकम्मल। सही कहा। और ये खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब अमेरिका एक देश के रूप में आकार ले रहा था। और उस कहानी के केंद्र में थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ, एक मोमबत्ती बनाने वाले का बेटा जो अपनी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और मेहनत के दम पर एक प्रिंटर, एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और आखिर में अमेरिका के संस्थापकों में से एक बना। तो इसका मतलब ये किताब सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये तो फिर आत्मसुधार, नागरिक भावना, इन सब चीजों पर भी है। बिल्कुल। और ये उन सब के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन का बचपन बॉस्टन में बीता और किताब बताती है कि वो शुरू से ही थोड़े बागी किस्म के थे। बागी और बहुत ज्यादा व्यवहारिक। एक मजेदार किस्सा है किताब में जो उनकी सोच को दिखाता है। अच्छा। उनके पिता काफी धार्मिक थे और हर दिन खाने से पहले लंबी प्रार्थना करते थे। तो एक दिन छोटे बेंजामिन ने उनसे कहा, पिताजी, सर्दियों के लिए जो हमने नमकीन मांस का पूरा बैरल रखा है, हाँ। क्यों ना आप उस पर एक ही बार में आशीर्वाद दे दें। इससे हमारा रोज का समय बच जाएगा। क्या बात है! एक बच्चे के दिमाग में इतनी एफिशिएंसी। बिल्कुल। और ये बात तो और भी हैरान करती है कि उन्हें स्कूल जाने का मौका सिर्फ 2 साल मिला, तो फिर वो इतने ज्ञानी कैसे बन गए? क्या उनकी असली यूनिवर्सिटी उनके भाई की प्रिंटिंग प्रेस थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रिंटिंग प्रेस ही उनकी यूनिवर्सिटी थी। वहां उन्हें हजारों किताबें पढ़ने को मिली, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे। मतलब वो लिखने की कला को एक विज्ञान की तरह देखते थे। उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका द स्पेक्टेटर को अपना गुरु बना लिया था। वो उसके लेख पढ़ते, उनके नोट्स बनाते। हम्म। फिर कुछ दिन बाद उन नोट से लेख को अपनी भाषा में फिर से लिखने की कोशिश करते थे। और फिर अपने लिखे हुए की तुलना असल लेख से करते थे। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। और इसी अभ्यास ने साइलेंस डूगुड को जन्म दिया। ये कौन थी? साइलेंस डूगुड एक काल्पनिक विधवा का नाम था। इसी छद्म नाम से 15 साल के बेंजामिन ने अपने भाई के अखबार के लिए लेख लिखने शुरू कर दिए। 15 साल की उम्र में? हाँ, और किसी को पता भी नहीं था कि ये एक लड़का लिख रहा है। इन लेखों में वो समाज पर, राजनीति पर, यहाँ तक कि हार्वर्ड जैसी संस्थाओं पर भी मजेदार व्यंग्य करते थे। तो मतलब वो एक तरह से अपने जमाने के इन्फ्लुएंसर बन गए थे। बिल्कुल। यहीं से उन्होंने सीखा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। लेकिन फिर भाई से कुछ मतभेद हुए और 17 साल की उम्र में वो बोस्टन से भागकर फिलाडेल्फिया पहुंच गए। यहां से उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है ना? हाँ, और फिलाडेल्फिया में उनका आगमन भी अपने आप में कहानी बन गया। किताब में इसका बड़ा दिलचस्प जिक्र है। कैसा? जब वो शहर में पहली बार आए तो थके हुए थे, भूखे थे, और उनके हाथ में 3 बड़ी-बड़ी फूली हुई रोटियां थीं। एक वो खाते जा रहे थे और बाकी 2 को बगल में दबा रखा था। और वहीं उनकी होने वाली पत्नी ने उन्हें पहली बार देखा था, है ना? हाँ, डेबोरा रीड ने। और उन्होंने सोचा कि ये कितना अजीब लड़का है। लेकिन उन्होंने अपनी इस साधारण शुरुआत को अपनी ताकत बनाया। आइजैक्सन बताते हैं कि फ्रैंकलिन अपनी छवि बनाने में माहिर थे। बिल्कुल। वो जानबूझकर कागज से भरी ठेला गाड़ी को खुद सड़कों पर धकेलते थे, ताकि लोग देखें कि ये प्रिंटर कितनी मेहनत करता है। सही। ये एक तरह की 18वीं सदी की पर्सनल ब्रांडिंग थी। बहुत सोच समझी ब्रांडिंग। और यहीं फिलाडेल्फिया में उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जो उनकी सफलता का एक बड़ा राज बना, जुन्तो क्लब। हाँ, जुन्तो क्लब। और ये सिर्फ दोस्तों की गपशप का अड्डा नहीं था, जैसा कि नाम से लग सकता है। तो क्या था ये? आज के जमाने के किसी मास्टरमाइंड ग्रुप जैसा। उससे भी ज्यादा। ये समान विचारधारा वाले कारीगरों और व्यापारियों का एक क्लब था, जिसका मकसद था आपसी सुधार। आपसी सुधार। हाँ। हर बैठक में सदस्य दर्शन पर, नैतिकता पर, ताज़ा घटनाओं पर बहस करते थे। वे एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाने में भी मदद करते थे। ये एक तरह का इनक्यूबेटर था। अच्छा। और यहीं से उनके आत्मसुधार के सबसे प्रसिद्ध प्रयोग की शुरुआत हुई, वो 13 गुणों की सूची। बिल्कुल। और ये भी कोई साधारण लिस्ट नहीं थी। उन्होंने 13 गुण चुने, जैसे परिश्रम, मितव्ययिता, संयम, विनम्रता। फिर उन्होंने एक छोटी डायरी बनाई। हर हफ्ते वो एक गुण पर ध्यान देते थे और हर रात लिखते थे कि वो उस दिन
उस गुण को निभाने में कितनी बार चूके। ये तो बिल्कुल आज के सेल्फ हेल्प गुरुओं जैसा है। एक तरह का 18वीं सदी का लाइफ हैकिंग था ये। इसमें सबसे दिलचस्प बात मुझे विनम्रता वाली लगती है। उन्होंने माना कि विनम्र बनना सबसे मुश्किल है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैं विनम्र बन भी जाऊं तो मुझे इस बात का घमंड हो जाएगा कि मैं कितना विनम्र हूं। तो उन्होंने विनम्र दिखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये कितना व्यवहारिक नजरिया है। यही उनकी खासियत थी, व्यवहारिकता। और जुन्तो क्लब की चर्चाओं का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने शहर की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने महसूस किया कि किताबें बहुत महंगी है और आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका की पहली सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां सदस्य एक छोटा सा शुल्क देकर किताबें पढ़ सकते थे। बिल्कुल। फिर आग लगने की घटनाएं बहुत आम थीं, तो उन्होंने एक स्वयंसेवी फायर डिपार्टमेंट मतलब यूनियन फायर कंपनी बनाया। और ये सिलसिला रुका नहीं। शहर ने एक अच्छे अस्पताल की कमी थी, तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया अस्पताल की स्थापना के लिए भी मदद की। सही कहा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि पूरे समुदाय के लिए सोच रहे थे। उनकी सोच व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर सार्वजनिक भलाई तक जाती थी। और फिर 42 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्रिंटिंग के काम से रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, और तब उनकी अथाह जिज्ञासा उन्हें विज्ञान की दुनिया में ले गई, खासकर बिजली के रहस्यों की ओर। और यहाँ आता है उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग, पतंग वाला प्रयोग। क्या ये वाकई उतना नाटकीय था जितना हम कहानियों में पढ़ते हैं? आइजैक्सन बताते हैं कि ये शायद उतना नाटकीय न रहा हो, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा था। क्या था वो? इसका मुख्य उद्देश्य ये साबित करना था कि बादलों में चमकने वाली आसमानी बिजली और हमारे द्वारा पैदा की गई स्थैतिक बिजली दोनों एक ही चीज हैं। जो समय एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। लेकिन फ्रैंकलिन सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुके, वो हमेशा पूछते थे इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है। और यहीं से लाइटनिंग रॉड का आविष्कार हुआ। एकदम सही। जैसे ही उन्होंने ये साबित किया कि बिजली क्या है, उन्होंने तुरंत उसका हल भी खोज निकाला, लाइटनिंग रॉड। एक साधारण सी धातु की छड़ जो इमारतों को आसमानी बिजली के विनाश से बचाती थी। और इस एक खोज ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वो अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, और उनके दूसरे आविष्कार भी उतने ही व्यवहारिक थे, बाइफोकल चश्मे। ताकि दूर और पास दोनों देखने के लिए चश्मा ना बदलना पड़े। फ्रैंकलिन स्टोव, जो कम लकड़ी में ज्यादा गर्मी देता था। हर आविष्कार रोजमर्रा की किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए था। तो एक तरफ वो विज्ञान के जरिए प्रकृति के नियमों को समझ रहे थे, पर दूसरी तरफ राजनीति उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। ये बदलाव कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई पेंसिल्वेनिया कॉलोनी के प्रतिनिधि के रूप में। उन्हें लंदन भेजा गया। वहां उन्होंने कई साल बिताए, ब्रिटिश सरकार के साथ कॉलोनी के अधिकारों के लिए लड़ते हुए। और वो समय उनके लिए आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वहीं पर हचिंसन पत्रकांड हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये क्या था? फ्रैंकलिन के हाथ मैसेच्यूसेट्स के शाही गवर्नर थॉमस हचिंसन के कुछ निजी पत्र लगे। इन पत्रों में हचिंसन ने ब्रिटिश सरकार को सलाह दी थी कि उपनिवेशों पर और सख्ती की जाए। अच्छा। फ्रैंकलिन ने सोचा कि अगर ये पत्र सार्वजनिक हो गए तो लोग समझेंगे कि समस्या लंदन में नहीं, उनके अपने गवर्नर के साथ है। लेकिन इसका तो उल्टा असर हो गया ना? हाँ, बिल्कुल। जब ये पत्र लीक हुए तो ब्रिटेन में हंगामा मच गया। फ्रैंकलिन को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उन्हें चोर और गद्दार कहा गया। और इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से मोह भंग कर दिया और एक अमेरिकी राष्ट्रवादी बना दिया। पर इस राजनीतिक संघर्ष की उन्हें एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके बेटे विलियमसन के रिश्ते? हाँ, उनका बेटा विलियम फ्रैंकलिन न्यू जर्सी का शाही गवर्नर था और क्रांति के दौरान ब्रिटेन का वफादार बना रहा। ये राजनीतिक मतभेद इतना गहरा हो गया कि पिता पुत्र का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत गृह युद्ध जो देश में चल रहे गृह युद्ध का आईना था। ये वाकई दुखद है, लेकिन देश को उनकी जरूरत थी। 70 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं। उन्हें अमेरिकी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा गया, फ्रांस। और मिशन था फ्रांस से सैन्य और वित्तीय सहायता हासिल करना, जिसके बिना अमेरिका का युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन था। और यहाँ फ्रैंकलिन ने अपनी कूटनीति का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। वो फ्रांस में पहले से ही काफी प्रसिद्ध थे एक वैज्ञानिक के तौर पर। हाँ, और उन्होंने अपनी इस छवि का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। वो पेरिस के भव्य दरबारों में एक साधारण सी फर वाली टोपी पहनकर जाते थे। ये एक सोचा समझा कदम था।
बिल्कुल। उन्होंने खुद को एक सरल प्राकृतिक ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया, जो उस समय के फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों को बहुत पसंद आया। ये तो कमाल की मार्केटिंग थी। वो एक तरह से अमेरिका के विचार को बेच रहे थे और खुद उस विचार का प्रतीक बन गए। एकदम सही। और वो सफल रहे। उनकी कुशल कूटनीति के कारण ही फ्रांस ने अमेरिका का समर्थन करने का फैसला किया, जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। युद्ध के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। 81 वर्ष की आयु में वे संवैधानिक सम्मेलन के सबसे उम्रदराज प्रतिनिधि थे। हाँ, और यहाँ उनकी भूमिका एक शांत, बुद्धिमान बुजुर्ग की थी। जब प्रतिनिधियों के बीच बहस गर्म हो जाती और सम्मेलन टूटने की कगार पर आ जाता, तब फ्रैंकलिन अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, माहौल को शांत करने के लिए। द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज को सफल बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी, जिसने बड़े और छोटे राज्यों के बीच के मुद्दे को सुलझाया और संविधान को बनने दिया। हाँ, और अपने जीवन के बिल्कुल अंत में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, जो शायद उनके नैतिक विकास का सबसे बड़ा सबूत है। आप गुलामी के खिलाफ उनके रुख की बात कर रहे हैं। हाँ, अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से में फ्रैंकलिन ने गुलाम रखे थे, जैसा कि उस समय आम था। लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदली और अंत में वो गुलामी के खिलाफ हो गए। वो पेंसिल्वेनिया एबॉलिशन सोसाइटी यानी गुलामी उन्मूलन समाज के अध्यक्ष बने। और उनका अंतिम सार्वजनिक कार्य अमेरिकी कांग्रेस को गुलामी समाप्त करने के लिए एक याचिका देना था। ये दिखाता है कि वो जीवन भर सीखने और खुद को सुधारने में विश्वास रखते थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और किताब से कुछ व्यावहारिक सीखों को निकालें, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख क्या होगी? निरंतर आत्म सुधार। फ्रैंकलिन का जीवन एक प्रोजेक्ट की तरह था, प्रोजेक्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो लेखन का कौशल हो या उनका चरित्र। बिल्कुल, उनकी 13 गुणों की सूची इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी सीख शायद यह है कि जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखना चाहिए। हाँ, औपचारिक शिक्षा की कमी को उन्होंने कभी भी सीखने में बाधा नहीं बनने दिया। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो, दुनिया को एक प्रयोगशाला की तरह देखो। और तीसरी, व्यवहारिकता। सिद्धांतों में उलझने के बजाय इस पर ध्यान दो कि क्या काम करता है। सही कहा। लाइटनिंग रॉड से लेकर संविधान में समझौते तक उनका लक्ष्य हमेशा एक व्यवहारिक समाधान खोजना था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख है सेवा का जीवन। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं चाहूंगा कि ये कहा जाए कि वो उपयोगी रूप से जिया, न कि वो अमीर मरा। वाह, सच्ची सफलता दूसरों और समाज की सेवा करने में ही है। आखिर में समझौता और विनम्रता। उन्होंने सीखा कि किसी भी सफल लोकतंत्र या सफल रिश्ते का आधार दूसरों के विचारों को सुनना और बीच का रास्ता खोजने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी व्यक्ति थे। विश्व प्रसिद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को बी फ्रैंकलिन, प्रिंटर कहा। वो अपनी कारीगर वाली जड़ों को कभी नहीं भूले। उन्होंने हमेशा ज्ञान को कर्म में बदला। सिर्फ सीखना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उस ज्ञान का उपयोग दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए, चाहे वो एक लाइब्रेरी बनाना हो या एक देश को आजाद कराना हो। और उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा लोगों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता थी। हाँ, जो उन्होंने ज़ुंटो क्लब से सीखी थी, सहयोग को बढ़ावा देना। और मुझे उनकी गलतियों से सीखने वाली बात बहुत पसंद आई। वो अपनी गलतियों को इराटा कहते थे, जो प्रिंटिंग की भाषा में गलतियां होती हैं। हाँ, उनका मानना था कि इन गलतियों को जीवन के अगले संस्करण में सुधारा जा सकता है। यह जीवन के प्रति एक बहुत ही शक्तिशाली और आशावादी नजरिया है। बिल्कुल। फ्रैंकलिन का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति अपनी जिज्ञासा, परिश्रम और सेवा की इच्छा से दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। फ्रैंकलिन ने अपनी पहचान एक प्रिंटर के रूप में बनाए रखी, एक कारीगर, एक निर्माता। आज के डिजिटल युग में जब जानकारी का उपभोग करना इतना आसान है, यह सोचने वाली बात है कि हम अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। क्या हम सिर्फ सूचना के उपभोक्ता हैं, या हम भी फ्रैंकलिन की तरह अपने समुदाय और अपने समय के निर्माता बनने का प्रयास करते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे बाद भी उपयोगी साबित हो? फ्रैंकलिन का जीवन हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, उपभोग के निशान या निर्माण की विरासत। बिल्कुल।